बेसिक्स को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सुनो ध्यान से। कल ना पहले तो एफएम स्टार्ट किया हमने, कल दो चीजें वापस रिपीट कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको क्या डिफाइन किया हमने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ टू थिंग्स। पहला क्या मैनेज करना है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को मैनेज करके क्या हासिल होगा? हम कैपिटल की कॉस्ट कम कर पाएंगे और पैसे लाने की जो रिस्क है वो कम कर पाएंगे। दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये करके क्या हासिल होगा? यूटिलाइजेशन को मैनेज करके रिटर्न बढ़ा पाएंगे, रिस्क कम कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली चाहते क्या है हम? ऑब्जेक्टिव क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बट उसमें कुछ कमियां थी, तो हम शिफ्ट हुए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू? वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया एक्सपेक्टेशन से तो वैल्यू बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है परफॉर्म कम किया तो वैल्यू गिरेगी। रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है और बिजनेस कमर्शियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अब एक चीज देखो जो आपने कल गलत लिखी है, ये सच्चाई से सोच समझ के बताओ क्या पॉसिबल है? रिस्क कम करके रिटर्न बढ़ाना। और देखो कल मैंने तो याद दिलाया नहीं, मतलब मैंने तो कल दिलाया नहीं था, आज आपको ऑब्जर्व भी नहीं करवाया, आप लिख के भी ले गए घर पे। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहें ना कि आपको कुछ गलत पढ़ा दें तब पढ़ लोगे। इसमें प्रॉब्लम है, टेक्निकली प्रॉब्लम है इसमें कुछ ना कुछ। दिस कैन नॉट बी ट्रू। फिर लिखा हुआ क्यों है? क्या पता आपने ही लिखा था? नहीं, समझा तो आपने भी था कि ऐसे पैसा लगाना चाहते हैं जहां रिटर्न कम हो, सॉरी रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा। ये पॉसिबल कैसे है? हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ये करना चाहते हैं कि मिनिमम बिल्कुल रिस्क खत्म करके और रिटर्न हाईएस्ट कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये ऐसा है कि अगर हम पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो दो तरह के लोग होते हैं जो सेम रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो सेम रिस्क पर रिटर्न ज्यादा कमा जाएंगे। क्या है? पॉसिबल है? या हर व्यक्ति अगर सेम रिस्क ले रहा है तो सेम रिटर्न मिलेगा? पक्का है क्या ऐसा कुछ? सेम रिस्क ले रहे हैं दो लोग, रिटर्न दोनों को सेम मिलेगा। तो फिर अगर आप एफिशिएंट हो तो क्या कर जाओगे? सेम रिस्क के लेवल पर रिटर्न बढ़ा लोगे। ये वैसा कनेक्शन है। एग्जाम्पल तुम्हारा ही ले लो ना। आप जितने भी लोग बैठे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, 200-250 लोग, जो 200 करीब लोग आप बैठे हो, तो सब लोग सुन लो, सब एक ही रिस्क लेकर चल रहे हो ना? सबकी रिस्क सेम है ना? सबका फिल्टर यही वाला है। आप भूल जाओगे, मैं भूलने नहीं दूंगा। सबका फिल्टर यही वाला है, तो सबकी रिस्क, सबके पेपर भी सेम आएंगे। ये CSEET भी नहीं कि 2 बजे वाला अलग आया था और 12 बजे वाला अलग आया था। एक ही आएगा, उसमें निपटा देना उनको जिसको निपटाना है। एक ही पेपर आएगा, सजेस्टेड आंसर भी सबके लिए सेम होंगे, रिजल्ट भी सबका यही आना है। तो रिस्क सबकी क्या है? आप सबकी। अच्छा चलो अच्छी बातें बोलता हूं, हम सब CS बन गए। हाँ, ये पहली बार आपने अच्छी बात बोली आज एग्जीक्यूटिव चालू होने के बाद। ठीक है, ऑब्वियस है यहां आप बैठे हो तो CS बनने के लिए बैठे हो। कोई पहली बार में बन जाए, कोई 2 बार में बने, बनना सबको है। अच्छा रहेगा अपन पहली बार में बन जाए, दूसरी बार इतना अच्छा लगता नहीं पढ़ने में। तो 8% भले ही रिजल्ट है, रिस्क सबकी सेम है, हम सब CS बन गए। क्या सबके पैकेज सेम होंगे और सब लाइफ टाइम सेम कमाओगे? तो देख लो, आप खुद कह रहे हो कि सेम रिस्क पर सेम रिटर्न नहीं हो सकता। 4 लोग सेम रिस्क लें और सब सेम रिटर्न कमा जाएं, पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंट कौन? जो सेम रिस्क के लेवल पर रिटर्न ज्यादा कमा ले या सेम रिटर्न के लेवल पर अपनी रिस्क कम कर ले। ये चाहते हैं कि इफ यू आर एफिशिएंट, इफ यू आर मैनेज्ड, देन यू कैन लोअर डाउन योर रिस्क एंड यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क। इंटेंशन ये है। ये इंटेंशन नहीं है कि लोअर रिटर्न पर हायर रिस्क कमा, लोअर रिस्क पर हायर रिटर्न कमा लें। इंटेंशन ये है कि सेम लेवल के रिस्क पर आप रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो इफ यू आर एफिशिएंट, सेम लेवल के रिटर्न पर आप अपने रिस्क कम कर सकते हो इफ यू आर एफिशिएंट, इफ यू आर मैनेज्ड। ये इंटेंशन है।
नेक्स्ट बात, तो रिस्क का रिटर्न के साथ कनेक्शन क्या होता है? अगर ये सही नहीं लग रहा था आपको, तो रिस्क का रिटर्न के साथ क्या कनेक्शन था जो आप इसको सही नहीं मान रहे थे? आप मानते हो कि अगर रिटर्न ज्यादा कमाना है, रिस्क ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो क्या लाइन बोलते हो आप? वो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मैं आज प्रूव करूंगा ये लाइन भी गलत है। वापस बोल दो आप एक बार, पहले जो लाइन आपको पता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इस लाइन का सीरियसली मतलब बताओ, बेसिक मतलब क्या है इस लाइन का? ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसलिए लाइन गलत है। जब आप ये लिखते हो ना कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब आप इंश्योर हो कि ज्यादा रिस्क लिए मतलब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या गारंटी है? अगर गारंटी होती तो रिस्क कहां है फिर? कैसी बात कर रहे हो? अरे हाँ, आप ये जो सब लोग बैठे हो, सब ने रिस्क ज्यादा ही ले रखी है, पक्का सबको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जो सीएस नहीं बना वो तो खत्म हो गया ना बीच में ही। और इसी बात की तो रिस्क है कि कई लोग सीएस भी नहीं बनेंगे, कुछ छोड़ देंगे ना। तो क्या आपको लगता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न बोलना चाहिए? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न का मतलब क्या निकलता है फिर? ज्यादा रिस्क लेने पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, श्योरिटी हो गई मिलेगा। जबकि श्योरिटी नहीं है, इसी बात के लिए तो क्या है? रिस्क। तो फिर आप बता दो सर, फिर लाइन क्या होनी चाहिए? देखो आप समझो इस बात को, जब रिस्क है, अभी आपसे निकलवाता हूं बातें, जब बहुत ज्यादा रिस्क है, अदरवाइज आप बीकॉम कर सकते थे, बीबीए करके किसी नॉमिनल कॉलेज से एमबीए कर सकते थे, जीवन भी जी सकते थे। ऐसे टॉर्चर करने वाले टीचर भी नहीं मिलते, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले, मजे करवाने वाले टीचर मिलते, जीवन भी अच्छा होता, खड़ूस लोगों को झेलना भी नहीं पड़ता, इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ता, इतने ज्यादा जवानी के साथ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने पड़ते। बर्बाद कर दी हमारी जवानी, 4 साल कुछ नहीं कर सकते हम, ये कुछ नहीं करना पड़ता। फिर भी आप सब सीए या सीएस क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आपके दिमाग में क्या है? फ्यूचर, डिजायर्स, वही है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर फ्यूचर, इसीलिए कर रहे हैं ना। और वो होगा या नहीं, इसी बात की रिस्क है। आपका वो फ्रेंड जो केवल नॉर्मल किसी कॉलेज से बीकॉम कर रहा है, क्या उसकी अपने फ्यूचर को लेकर इतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी जितनी आपको है? हाँ, अरे ये बात तो बोल दो। नहीं, पक्का? क्यों नहीं है? वो क्लियर है कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। जब उसने ऐसी कोई रिस्क ली नहीं तो वो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। तो मुझे बताओ फिर सोच समझकर कि लाइन क्या लिखूं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, या हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न? ये सही लाइन है। रिस्क ज्यादा लेने पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन रिस्क ज्यादा लेने पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। अरे कमॉन ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी सर तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही ना। नहीं ना बेटा, कल भी तो बोल के गया था, आज वापस बोल देता हूं, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, नहीं ना। एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन होती है, वो फुलफिल होती है नहीं होती है आपको क्या पता? इसी बात की तो क्या है, रिस्क। इसलिए लाइन क्या है वो सही कर लो, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट भी कर देता हूं, बहुत काम आएगा ये। जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, बहुत यूज करेंगे इसका चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो अगर मैं यहां रखूं रिस्क, तो अब से एक तो यहां रिटर्न नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा जाए, अपवर्ड या डाउनवर्ड? हाँ, अपवर्ड। मतलब क्या? मतलब बताओ क्या? हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न, यही मतलब है। लिख लो आप, हायर द रिस्क
हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये चीज भी बहुत काम आएगी जो आज हमने डिस्कस की, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत काम की है। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं, प्योर बेसिक्स है, आगे स्टार्ट करते हैं। याद करो कल भी कहा था एफएम में बातें दो ही तरह की होंगी, चैप्टर कितने ही हो, या तो प्रोक्योरमेंट को मैनेज कर रहे होंगे किसी दिन, या किसी ने यूटिलाइजेशन को मैनेज करेंगे। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड स्टार्ट करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को मैनेज करना सीखते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस नेम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Cost of capital. चलिए याद करो, कल ये नाम ले चुका हूं मैं, कहां ले लिया सर? मैंने जब आपसे पूछा था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में हम कॉस्ट कम करना सीखेंगे, तो मैंने पूछा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेज करोगे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपने कहा था कैपिटल की कॉस्ट को ही मैनेज कर पाओगे फाइनेंस में। तो आज दोनों वर्ड सीखते हैं, फिर ये टर्म सीखते हैं। पहले ये वर्ड समझ लेते हैं, कैपिटल मतलब क्या, किससे बोलोगे कैपिटल? बेटा अपनी क्लास तो ऐसे ही चलेगी, आप ये एक्सपेक्ट मत करना मैं आज चालू कर दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपको फॉर्मूले बता दूं, आप करना स्टार्ट कर दो तो फिर वो आप किसी से भी पढ़ लो यार। ऐसा ही करना है तो जरूरत नहीं फिर मेरी, हर चीज ढंग से समझेंगे। भले ही 40 नंबर का है एफएम, लेकिन लाइफ टाइम काम आएगा। कल भी बताया था, बहुत अटेंटिवली और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। वैसे तो जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं मार पीट के इंटरेस्ट तो डेवलप करवा ही लूंगा जिनसे नहीं भी होगा, बट ये इट में अट्रैक्ट योर अटेंशन ऑटोमेटिकली। ये बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। यहां कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है वो पैसा, बहुत सिंपल मतलब है, जो आप समझते हो वही है, वो पैसा जिससे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस। द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इज द कैपिटल। सर वो तो वर्किंग कैपिटल होती है, नहीं होती है। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट डे टू डे बिजनेस इज वर्किंग कैपिटल। पर जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। और सही मायने में बात करूं तो ये वर्किंग कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहां केवल और केवल कौन से पैसे की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के पैसे की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म की कैपिटल को मैनेज करना नहीं सीखेंगे क्या वर्किंग कैपिटल में? सीखेंगे, एफएम में सीखेंगे सब्जेक्ट में कि शॉर्ट टर्म की कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, वो वर्किंग कैपिटल में सीखेंगे। यहां हम केवल बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का वो पैसा विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस। तो सिंपल सी बात, केवल लॉन्ग टर्म के पैसे की यहां पर बात होगी, रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस। अब मुझे बताओ, ये कैपिटल अपने आप में कुछ है या ये पैसा कहीं अलग अलग नामों से लाते हो? कैपिटल नाम से पैसा आता है, कुछ अलग अलग नाम से पैसा आता है, बताओ वो नाम क्या है? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लाते हो। कभी कभी पैसा इससे भी आता है क्या? हाँ, और बहुत बढ़िया, और और सब बढ़िया। आप बताओ बताओ ना, और बताओ क्या? और इन्वेस्टमेंट। अरे इन्वेस्टमेंट तो आप क्या किसी ने किया होगा, उनमें से किसी नाम से ही किया होगा।
प्रेफरेंस शेयर, बहुत बढ़िया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अरे आईपीओ तो लाते हो, किसी एक सिक्योरिटी का ही तो लाते हो। आईपीओ में इश्यू क्या करोगे? शेयर्स। तो कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पर इश्यू कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज पार्ट ऑफ रिजर्व। और कुछ नाम कैपिटल का इनके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। टर्म लोन 50 तरीके के होते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी क्या लिख दिया? लोन। तो ये कहां आ गए हम बात करते करते? अरे बिल्कुल यही है, बात कैपिटल की चल रही थी ना, तो हमने क्या लिख दिए? कैपिटल के सोर्सेस। अरे बेटा कैपिटल समझ लें तभी तो कैपिटल की कॉस्ट समझेंगे कैसे निकालें। जब कैपिटल ही अपने आप में कुछ नहीं है, वो खुद कुछ सोर्सेस से मिलकर बन रही है, तो आप कैपिटल की कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते जब तक किसकी कॉस्ट ना निकाल लो? सोर्सेस की। बहुत बढ़िया, इसीलिए समझने पड़ेंगे ना कैपिटल कहां से आ रही है। देयर आर दीज आर सोर्सेज, इनके थ्रू हम पैसा लेकर आ रहे हैं। तो ये कैपिटल के सोर्सेज हैं। इनको हम समराइज करते हैं। देखो, हम कैपिटल के सोर्सेज को 4 पार्ट में समराइज करेंगे। क्यों सर? क्योंकि होते ही 4 हैं कैपिटल के सोर्स। यहां तो इतने सारे लिखे हुए हैं। हाँ, ये सब 4 पार्ट में समराइज होंगे। मैं डायरेक्टली कैपिटल के पहले 4 सोर्स लिखता हूं, फिर आपको रीजन बताता हूं। देयर आर ओनली 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल: इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, एंड लास्ट वन इज डेट। और यहां डेट का मतलब क्या है वो भी लिख देता हूं क्लेरिटी से। उधार पैसा, जिसके अगेंस्ट में क्या देना है? इंटरेस्ट। अब आप टिक करना स्टार्ट करें, इनमें से क्या क्या आ गया, क्या क्या बच गया। सर इक्विटी हो गया, रिजर्व हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ये 3 बच गए। बहुत बढ़िया, आप खुद ही समझ गए। इस डेट में ये तीनों इंक्लूड हैं। डेट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। क्या? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। फाइनेंस के लिए ये तीनों कहां काउंट होंगे? डेट में। और सीरियसली वो है भी यही, नाम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है हमको ये बताओ। अब इसको कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। तय है, कुछ रटने नहीं दूंगा, बट समझना चाहोगे तो सब अवेलेबल है। ये डेट क्यों लिखा तीनों को मर्ज करके? फाइनेंस तीनों को डेट कहता है। अब क्या इन तीनों में ऐसी सिमिलरिटी है, इन तीनों को कंबाइंड कर सकते हैं? यस। रेफरेंस लेता हूं कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 एक डेफिनेशन है डिबेंचर की। उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज सुनना आप, मैं मेरे काम के वर्ड यूज कर रहा हूं, बस पूरी डेफिनेशन अपने काम की है नहीं। उसमें लिखा हुआ है डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड्स। कंपनीज एक्ट डिबेंचर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड्स। मतलब आप ही बता दो खुद। कंपनीज एक्ट में जो ट्रीटमेंट डिबेंचर का होता है वही बॉन्ड्स का होगा। कंपनीज एक्ट में बॉन्ड को लेकर आप कभी कोई प्रोविजन देखोगे ही नहीं। सारे प्रोविजन किसको लेकर हैं? डिबेंचर। रीजन, बॉन्ड पर भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो डिबेंचर पर है। ये उन्होंने कैसे सिंपल किया? डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड। कंपनीज एक्ट के लिए दोनों सेम है। अब मैं आपको बता दूं वास्तव में दोनों सेम है, इनके ना नाम अलग अलग है बस। कभी आप इनको बॉन्ड बोल देते हो कुछ सिचुएशन में, कभी डिबेंचर बोल देते हो, दोनों एक ही चीज है। ज्यादा पॉपुलर इंडिया के बाहर ना बॉन्ड वर्ड बहुत चलता है। इवन आपने भी कई बार सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो गवर्नमेंट उसके थ्रू उधार ही ले रही है आपसे, वो डिबेंचर ही है। सो डिबेंचर और बॉन्ड सिनोनिम है, आप ऐसा मान ले, पर्यायवाची शब्द है, एक ही चीज है। तो फिर अब ये बात करते हैं कि डिबेंचर और लोन में डिफरेंस क्या है। जब डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट देना है, लोन पर भी इंटरेस्ट देना है, दोनों में सिमिलरिटी तो बहुत सारी है, डिफरेंस क्या है? तो ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, मैं खुद ही समझा देता हूं। जब आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हो और बदले में उसके साथ एग्रीमेंट कर देते हो लेंडिंग बोरोविंग का, तो ये लोन है।
और अगर बदले में उसे सर्टिफिकेट इशू कर देते हो कि मैंने तुमसे इतने पैसे उधार लिए इस बात का सर्टिफिकेट, तो फिर ये डिबेंचर है। फिर से तो ये बताओ दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों उधार पैसा है। जब आप किसी से लोन लेते हो बदले में लेंडिंग बोरोविंग का एग्रीमेंट होता है। क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने उसको पैसा उधार दिया? एग्रीमेंट। तो फिर ये अमाउंट क्या कहलाएगा? लोन। और अगर आपने बदले में क्या इशू कर दिया? सर्टिफिकेट। को एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि मुझे आपको इतना पैसा देना है, ये सर्टिफिकेट क्या कहलाएगा? डिबेंचर। ऐसा क्यों करते हैं? गिने चुने लोगों से पैसा लेते हो तो एग्रीमेंट कर लेते हो, और जब बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लेते हो तो क्या सबके साथ एग्रीमेंट करोगे? नहीं, तो वे सबको क्या इशू कर देते हो? सर्टिफिकेट। ये आपको किसने बताया? कंपनीज एक्ट ने। डिबेंचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई मिलेंगी आपको, सिक्योरिटी लॉ में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, वो लिखता हूं। और आप इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़कर तय करना कि क्या डिबेंचर और लोन में क्या सिमिलरिटी है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? डिबेंचर इज सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट? इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी। आप सोचकर देखो क्या है। अरे कम ऑन यार, ये काम का वर्ड आ तो गया। डिबेंचर भी उधार पैसा है, पर बदले में आपने सामने वाले को क्या इशू किया है? सर्टिफिकेट। अगर इसका एग्रीमेंट कर लेते तो यही क्या कहलाता? लोन। और बदले में अगर इसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो ये क्या है? डिबेंचर। जब आप किसी को लिख कर दे रहे हो कि हाँ हमने आपसे पैसा उधार लिया एग्रीमेंट में, तो वो लोन है, और जब आप किसी को लिख कर दे रहे हो हाँ हमने पैसा उधार लिया इस बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डिबेंचर। बस इतना ही डिफरेंस है। तो जल्दी बताओ क्या दोनों सेम हैं? हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में एग्रीमेंट होना है और एक में सर्टिफिकेट इश्यू होंगे। इसीलिए डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, तीनों को कंबाइनली क्या टर्म यूज करेंगे? डेट, उधार पैसा। मैं मान लूं क्लियर है। तो कैपिटल के फाइनल सोर्सेज हैं कितने? 4। इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस और डेट। इसके अलावा कोई पांचवा सोर्स नहीं होता। बेटा मुझे नहीं पता आपने कहां पढ़ा है, बट आपने पढ़ा है, आई रेस्पेक्ट फॉर दैट। आप बहुत सारे ऐसे नाम सुनोगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ढंग से सोचो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड। तो बॉन्ड है ना ऑलरेडी डेट का पार्ट, तो है वो कैपिटल का सोर्स। फिर आपने ये जो नाम लिखा एडीआर, जीडीआर, अभी ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चों ने नहीं सुना होगा, सुनेंगे हम कंपनी लॉ में और सिक्योरिटी लॉ में। आपने सुन लिया, जिनको पता है उन्हें बता रहा हूं। एडीआर, जीडीआर क्या होते हैं आप अगर जानते हो तो फिर आपको पता है कि इक्विटी के बदले में फॉरेन में कुछ रिसिप्ट इशू की जाती हैं। तो आप बताओ अल्टीमेटली इशू क्या हुई है? इक्विटी। वो ऑलरेडी कैपिटल का पार्ट है यहां। तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, कोई पांचवा सोर्स हो ही नहीं सकता कैपिटल का, सोर्स ही 4 है। हम पढ़ क्या रहे थे? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? कैपिटल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो बाद में निकालें, पहले ये समझ रहे थे कैपिटल है क्या। लॉन्ग टर्म का वो पैसा जो बिजनेस करने के लिए लाए हो, और उस पैसे की हमने क्या पढ़े हैं अभी? सोर्सेस। ठीक ना? अब मेरा एक डाउट है, उसका भी आंसर दे दो। आप बताओ कैपिटल की कॉस्ट एक बार में निकल जाएगी या पहले सोर्सेस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी? इसीलिए तो सोर्सेस पढ़ा है, क्योंकि कैपिटल अपने आप में कुछ नहीं है। किससे मिलकर बनी है? सोर्सेस से। तो पहले सोर्सेस की कॉस्ट निकलेंगी, फिर उसके बाद हम किसकी निकाल पाएंगे? कैपिटल की। वो तरीके होंगे, वही पढ़ना है, लेकिन वो पढ़े उसके पहले एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलो निकल गई, हम किसी न किसी दिन तो सीख लेंगे। आज से 5वें 6ठे दिन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख जाएंगे। निकाल ली, कितनी आई? 12%। मैं डायरेक्ट बता देता हूं 6 दिन बाद जो होना है, ये कुछ परसेंटेज आएंगे। तो लाइक आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गई 12। मेरा क्वेश्चन ये है, ये चैप्टर काम क्या आना है? ये कॉस्ट निकाल के करें क्या?
क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हो, क्यों निकाली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 12%, क्या करोगे इसका? पहली बात, सर अगर ये हमें एक्सट्रीम ज्यादा लगे तो ट्राई करेंगे किसी तरीके से इसको कम करने का। बहुत बढ़िया, ये बहुत ऑर्डिनरी आंसर तो ये हो ही सकता है। अब मैं आंसर आपसे निकलवाऊंगा, मैं तो बताऊंगा नहीं। मुझे बताओ, ये कैपिटल की कॉस्ट है ना, क्यों लाए हो ये पैसा? जल्दी बताओ, क्यों लाए हो पैसा? बिजनेस करने के लिए। उस पैसे पर आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 12। इस पैसे को कहां लगाओगे? बिजनेस में। उससे क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, क्या मिलेगा? बताओ, रिटर्न कितना चाहिए? अभी खुद नहीं बताया आपने, बस अब आप थोड़ी देर पहले आप बता नहीं रहे थे। बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या काम आएगी ये तय करने में कि ये पैसा जहां लगा रहा हूं वहां से मुझे रिटर्न मिनिमम कितना चाहिए। यही डिफरेंस होगा आप में और किराने की दुकान वाले में। आप ये सोच रहे हो, वो ये नहीं सोच रहा है। आई थिंक वो बता चुका डिफरेंस जो कल से हम पकड़ के ला रहे थे कि बिजनेस कोई भी कर रहा है, हर कोई फाइनेंस कर रहा है। हम फाइनेंस नहीं कर रहे, हम फाइनेंस को मैनेज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या काम आएगी? रिटर्न के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना मिल ही नहीं रहा तो मैं उस बिजनेस को चालू ही नहीं करूंगा, क्योंकि लॉस में जाऊंगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना। बताओ किसी भी प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना चाहिए? मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए? अच्छा, मिनिमम चाहिए या इतना ही चाहिए? मिनिमम चाहिए। कितना रिटर्न? 12%, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो चलिए, आपकी नोटबुक में कहीं भी अच्छे से हाईलाइट करके या टॉप पर ये लाइन लिखना जो अब लिखवा रहा हूं। पहले आप समझ लो, ये लाइन आपको खुद को समझ में आ रही है क्या, फिर ही लिखना? पहले समझ लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेंचमार्क फॉर व्हाट? पहले समझना, आप कन्विंस हो तभी लिखना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेंचमार्क फॉर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जल्दी से इसका मतलब बताओ। मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए? जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लो आप इसको कहीं, मतलब आपके चैप्टर आपने आज तो सब नोटबुक लाए हो ना एफएम की, कल से लाओगे? एफएम पढ़ने के लिए 5 चीजें आप चाहते हो एफएम आपको समझ में आए। 5 चीजों की जरूरत है, जिसको मैं, ये हमारी क्लास के लिए हम इसको एफएम के पंच तत्व कहते हैं। 5 चीजें लेकर आना तभी एफएम पढ़ पाओगे। इनमें से एक भी कम रहा तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में। कौन कौन सी 5 चीजें? पहली चीज नोटबुक, दूसरी चीज पेन, तीसरी चीज कैलकुलेटर, और 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दिल और दिमाग। 5 चीजें रखे बिना एफएम नहीं होगा। अगर आपका दिल या आपका दिमाग, आपका शरीर तो ऑब्वियस यहां है, पर आपका दिल या दिमाग कहीं और एग्जिस्ट करता है, एफएम की क्लास अटेंड मत करना, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। बहुत पॉजिटिव सब्जेक्ट है ये, इसको सब कुछ यही चाहिए, यही चाहिए, दूसरा कुछ और के साथ आप शेयर नहीं कर पाओगे। अपना दिल, अपना दिमाग, पेन, कैलकुलेटर, नोटबुक, 5 चीजों के बिना एफएम नहीं होगा। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, ऐसा पूछ रहा है कोई? चिराग, बेंचमार्क का मतलब होता है मिनिमम स्टैंडर्ड जो मुझे अचीव करना है। तो हाउ मच रिटर्न डू यू रिक्वायर? मिनिमम कितना चाहिए? जितना आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे वो लिखता हूं, ट्राई करना कि क्या आपको ये कनेक्ट हो रहा है, फिर ये भी नोट कर लेना। अभी मैंने सिखाया था वैसे, फिर मैं पहले लिखता हूं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे कैसे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉम्बिनेशन। पहले समझ लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। पहले समझ लेना ये लिखा क्या है मैंने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट?
कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोच कर देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था। क्या कैपिटल अपने आप में कुछ है? कैपिटल किससे मिलकर बनी? सोर्सेस से। तो पहले क्या करेंगे? सोर्सेस की कॉस्ट निकालेंगे और लास्ट में जाके उन सारी कॉस्ट को क्या करेंगे? कंबाइंड। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये समझाने के लिए आपको इतना कुछ जर्नी में करवा कर लाया हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट को कंबाइंड करके क्या कैलकुलेट होगी? कैपिटल की कॉस्ट। कर लिया नोट? अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रैक्टिकल एंगल पर। टाइम है अभी 6 मिनट। What do you think? The one who can manage the finance, who should manage the time also? है ना? रुको अभी। डबल ईटी अच्छी थी, आप 10 मिनट पहले ही क्लास छोड़ देते थे कई बार। तो सबसे पहले सोर्स को लेते, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गई ना इतनी बात कि अब इस पूरे चैप्टर में क्या चलेगा? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। पहले ये 4 कॉस्ट निकालना सीखेंगे, फिर एक दिन आएगा जब इन सबको क्या करना सीखेंगे? कंबाइंड। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? सो द टॉपिक नेम इज कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब इस टॉपिक के बाद आपको 3 चीजों की कॉस्ट निकालनी आ जाएगी। लोन की, डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की। उधार पैसा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस के लिए कोई लॉ नहीं है, इतना आपको शायद समझ में आ भी चुका होगा। देयर इज नो एक्ट विच गवर्न द फाइनेंस। देयर आर ओनली लॉजिक्स, देयर आर ओनली फंडामेंटल, देयर आर सर्टेन फॉर्मूला विच गवर्न द फाइनेंस। और इसलिए यहां कुछ चीजें ना ट्रेंड से चलती हैं कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड ये है कि जिसको लिखना चाहिए शॉर्ट में क्या? सीडी, कॉस्ट ऑफ डेट। इस पूरे चैप्टर में कॉस्ट को सी से नहीं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। यहां कॉस्ट का मतलब ऐसा होता है इनके लिए। सो कॉस्ट को सी से नहीं, लिखने को तो आप COST लिखोगे, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? के से। सो ऑब्वियस है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होगा? KD। आप लिख लो CD, वो आपके लिए होगा। एग्जाम में तो वही पूछेगा, कैलकुलेट द KD, कॉस्ट ऑफ डेट। वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या लिखेंगे? KE। कॉस्ट ऑफ रिजर्व को क्या लिखेंगे? KR। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को क्या लिखेंगे? KP। ऐसे चलेंगे चीजें, ये ट्रेंड है, देयर इज नो लॉजिक। फाइनेंस कई जगह ऐसे ही चलेगा। तो रिप्रेजेंटेड बाय KD, कॉस्ट ऑफ डेट। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं फॉर्मूला लिखवाऊं? नहीं, पहले हम समझें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। आप बताओ कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट डिटरमाइन हो रहा होगा? क्या अफेक्ट कर रहा होगा कॉस्ट ऑफ डेट को? पहला नाम तो बता ही दो सब, इंटरेस्ट। फैक्टर्स तो समझ लें, फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करवाऊंगा। हार्डली पूरे FM में 1 या 2 फॉर्मूले होंगे जिनके लिए बोलूंगा याद कर लो। टिपिकल मैथ समझनी पड़ेगी, अदरवाइज तो आप बोलोगे आप तो याद करवा दो, ये नहीं समझनी। अदरवाइज हर फॉर्मूला हम समझेंगे, इसलिए लिखवा ही नहीं रहा हूं फॉर्मूला। ये समझ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ डेट को क्या करते हैं? अफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहला फैक्टर आप खुद ही बोल रहे हो, तो क्या? इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट की वजह से हमको लगता है फैक्टर क्या लिख रहे हो, हमको लगता है केवल यही फैक्टर है एक। अगर यही एक फैक्टर है तो इंटरेस्ट की रेट ही कॉस्ट हो जाएगी, फिर सीखते क्यों? देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ डेट। क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर इंटरेस्ट ऑन डेट, फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिबेंचर इशू करने जाओगे तो कुछ खर्चा नहीं आएगा? आपने एक नाम सुना होगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कोई बोला फ्लोटेशन कॉस्ट। पढ़ते थे कभी अकाउंट्स में? कुछ भी चीज इशू करने जाओगे तो उसको इशू को मैनेज करने के खर्चे होंगे, कुछ लोगों को कमीशन दोगे, क्या बोलते हैं उसे? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या उसकी वजह से भी कॉस्टिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो वो कॉस्ट ऑफ डेट पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो दूसरा फैक्टर क्या? कौन सी कॉस्ट?
फ्लोटेशन कॉस्ट। एक और, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा आप लोग, हो सकता है यही जानते हो। कौन से एक्सपेंस बोलते हैं? इशूइंग एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज को इशू करने का खर्चा, लाइक आईपीओ लाने का खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट। और कुछ? अब यहां से आगे मैं बताता हूं, सुनो। डिबेंचर की कोई फेस वैल्यू होती है ना, 100 रुपए का डिबेंचर, इतना सब आपने सीखा है, तो जरूरी है कि हम 100 के डिबेंचर को 100 पर इशू करें? क्या कभी कभी हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं? एक बात बताओ, डिबेंचर है 100 रुपए का, इंटरेस्ट की रेट है 10%, इशू कर रहे हो 90 रुपए पर, मतलब डिस्काउंट पर। बताओ इंटरेस्ट कितने पर दोगे? बहुत बढ़िया। तो खर्चा कितने पर आ रहा है? 100 पर, लेकिन इशू करके हाथ में कितने आए? तो आप सोचकर देखो, कॉस्टिंग बढ़ेगी 10 से या कम होगी? कॉस्टिंग 10 से बढ़ेगी या कम होगी? खर्चा लग रहा है 100 पर और इशू करके हाथ में कितना आया? 90। बताओ इफेक्टिव कॉस्टिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। वहीं अगर प्रीमियम पर इशू कर देते तो खर्चा हो रहा है 100 पर, लेकिन हाथ में आ रहे हैं 100 से ज्यादा, तो इफेक्टिव कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो कौन से फैक्टर और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड द कॉस्ट? डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम। ऑन इशू, अगर इशू के वक्त का डिस्काउंट या प्रीमियम कॉस्ट को, अच्छा पक्का आप कन्विंस हो ना इससे कॉस्ट अफेक्ट होगी? कैसे अफेक्ट होगी बता दो वापस से। अगर डिस्काउंट पर इशू किया तो सर खर्चा 100 पर हो रहा है लेकिन हाथ में आया 90, तो कॉस्टिंग बढ़ गई, इफेक्टिव। और अगर प्रीमियम पर इशू किया तो खर्चा हुआ 100 पर और हाथ में आए 100 से ज्यादा, तो इफेक्टिव कॉस्टिंग हो गई कम। कि समझ लो ना खुद से, क्यों रोबोट बनना है कि फॉर्मूले में अमाउंट लिखे और कम या ज्यादा नोट करें? हमको ही समझ में आता है इतना। डिस्काउंट पर इशू करने से कॉस्टिंग बढ़ेगी, प्रीमियम पर इशू करने से कॉस्टिंग कम होगी। अच्छा इसका अपोजिट भी कुछ होता है क्या? बहुत बढ़िया। अगर इश्यू करते वक्त डिस्काउंट और प्रीमियम कॉस्ट को अफेक्ट कर रहा है तो रिडम्पशन के वक्त भी होते हैं ये तो, और तब ये दोनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी क्या? अगर डिस्काउंट पर रिडीम करोगे तो आपके लिए अच्छा है, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और अगर प्रीमियम पर रिडीम करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये सब वन बाय वन एक एक फैक्टर पे सिखा रहा हूं, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट। इन सब की वजह से कॉस्ट अफेक्ट हो रही है। किसकी? किसकी कॉस्टिंग अफेक्ट हो रही है? डेट की कॉस्टिंग। तो पहले फैक्टर लिख लें, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे सही है क्या। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट अफेक्ट होगी। एक लास्ट फैक्टर और बचा है, आपको क्लोज करना हो तो बस लिखकर खत्म कर लो, बाकी इसको समझाऊंगा कल। ये है क्या, ये कल डिस्कस करेंगे, अभी बस लिखकर खत्म करें। लास्ट फैक्टर, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। ये कल समझाऊंगा ये क्या होता है, कल समझते हैं। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट होगी। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।